वैज्ञानिकों का मत है कि मानवीय काया व मस्तिष्क जिन सूक्ष्म रस स्रावों से प्रभावित होती है वे मनुष्य के आसपास के वातावरण में स्थित ऋण आयनों की मात्रा के अनुपात पर निर्भर करती है। हमारे मस्तिष्क के अंदर सूक्ष्म रस स्राव कहा गया। पहले सूक्ष्म रस और स्राव। सूक्ष्म इतना है कि जो बनता है अणुओं से, तो अणु भी इतने सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देते, इसलिए यहाँ सूक्ष्म शब्द का उपयोग किया गया है। रस स्राव एक तरलता वाला पदार्थ हमारे मस्तिष्क में उपलब्ध है, जिनको हम डार्क एनर्जी कहते हैं। और स्राव, जब हम सांस लेते हैं, इस सांस के द्वारा इस प्रकृति के गुण, प्रकृति के अंदर जो प्राण तत्व है, वो प्राण तत्व अलग अलग प्रकार के गुण लेकर हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर में अवतरित होता है। इनके बाद लोही परिभ्रमण के साथ साथ वो गुणधर्म जहाँ जहाँ जैसा स्राव प्रकट करना है ऐसा माल वहाँ उतारते हैं। जिस तरह मजदूर आता तो फैक्ट्री के अंदर जहाँ जिसकी उपलब्धि जरूरियात है वहाँ ही हम उनको माल को उतारते हैं। इसी तरह ये बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के स्राव और अलग अलग जगह पैदा होता है। इसलिए सांस के साथ जब वो माल हमारे मणिपुर चक्र में जाता है, अब बहुतेर हजार नाड़ियों द्वारा वो पूरे शरीर में फैलता है। माइंड को जितना स्राव की और जैसे स्राव की जरूरत होती वैसा ही ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है। हमारी 8 प्रकार की स्राव ग्रंथियां हैं और सब अलग अलग कार्य करती है। पिंगल का कार्य अलग है, पिट्यूटरी का अलग है, मोडिला का कार्य अलग है, थायराइड, पैराथायराइड से लेके एनक्रियास से लेके स्राव ग्रंथियां जितनी 8 है वो सबका कार्य अलग अलग है और अलग अलग क्षेत्र में वो विद्यमान है। तो वहाँ एक आणविक चेंज होता है। जैसे लोहे के द्वारा प्राण वहाँ प्रकट होता है, ऐसा ही संक्रमण एक होने लगता है और इस डार्क मैटर में से एक हिस्सा आता है, एक हिस्सा बाहर के ईथर में से आता है और तीसरा हिस्सा हमारे अंदर है। ये तीनों का मिलन होता है, तब जाके ऐसे स्राव पैदा होते हैं। मनुष्य के आसपास के वातावरण में स्थित ऋण आयन, अलग अलग प्रकार के जो वायु है, और हमें सप्त धातु की जरूरत है। आर्यन लोखंड, ऐसे ही उनके सूक्ष्म तत्व बाहर है, उनको ये शरीर की जरूरत है। ऐसे ही आर्यन अंदर उतारा जाता है और वहाँ संक्रमण होके एक अलग प्रकार का आयोजन होता है। और थोड़ा बहुत हमारे इस घन मैटर, डार्क मैटर के अंदर भी पड़ा हुआ है, वो भी उनके अंदर हिस्सा अपना देता है। जब भी घन आवेश इस आभा मंडल में बढ़ता है, तामसी प्रवृत्तियां उभरने लगने जाती है, तनाव जन्म लेता है, वह कई साइकोसोमिक बीमारियां जन्मती है और ऋण आर्यन प्रकृति के सहचर में रहने वाले के आभा मंडल में अधिक होते हैं। वे भी व्यक्ति स्फूर्ति, चेतन शक्ति एवं सक्रियता बढ़ाते रहते हैं। इस अवस्था में कहीं भी तनिक व्यतिरेक आने पर मानव द्वारा उसमें छेड़छाड़ की जाने पर परिणतियां विषम हो जाती है। जो प्रक्रिया, जिस तरह मानो अभी हम कोरोना में कहे तो पूरा विश्व लॉकडाउन हो जाने से
प्रकृति नेचुरल शुद्धिकरण किया, वो हमने सबने देखा ना। हमारी नदियाँ शुद्ध हो गई, हमारा वातावरण शुद्ध हो गया, और ओजोन का पड़ वो भी बैलेंस हो गया। तो ये किसने किया? प्रकृति ने। हम तो लॉकडाउन थे, हम लॉकडाउन में थे तो प्रकृति ने काम कर दिया। ऐसा ही कार्य हमारे अंदर होता है, मगर हम चंचुपात करते ही रहते हैं। इसलिए जैसा होना चाहिए ऐसा होता नहीं है, विषम परिस्थितियां जन्म लेती है। हमारी जब मानसिकता बिगड़ने लगती है तब ऐसे रोग संक्रमण पैदा होते हैं। हम ही खुद को बिगाड़ते हैं। कुदरत को सौंप दे तो 100% अच्छा होता है, फिर भी हमारा मन ऐसा उतावला होता है, अरे बुखार आ गया, चलो डॉक्टर के पास। अरे ये अंदर का जो ज़्यादातर ऊर्जाएं हैं, ज़्यादातर गर्मी है, हित है, उनको बाहर निकाल रही है। 12 महीने में एक बार तो बुखार आना ही चाहिए। ये शुद्धिकरण का प्रोसेस है, मगर हम इतने हैं जो वातावरण से अनुरूप है, उनसे हम कहते 1 घंटा भी ताव बुखार हमारे शरीर में होना चाहिए नहीं, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर भी हम सलाह देते, उनको कार्य उनको करना है। डॉक्टर साहब ऐसा इंजेक्शन दीजिए हमारा ताव तुरंत उतर जाए। अब वो है डॉक्टर कि आप हो, उनको सलाह दी जाते, भाई डॉक्टर साहब हमें ऐसा इंजेक्शन दीजिए हमारा बुखार चला जाए। अरे भाई ये बुखार भी जरूरियात है। ठंडा गर्म जितना शरीर में बढ़ जाता है उनको निकालने का एक प्रोसेस है, उनको हम बिगाड़ते हैं। वो भी बिगड़ता है और शरीर भी बिगड़ता है। उनकी असर तन की असर मन पर, मन की असर तन पर, एक साथ जुड़े हुए हैं। हम ही बिगाड़ते हैं हमको अज्ञानता से। तो ये क्या है, क्या हो रहा है, उनको जरूरी अनुभव होना जरूरी है। मनुष्य को आदि व्याधियों से जूझना पड़ता है, पर्यावरण संतुलन अस्त व्यस्त हो जाता है। अतः आकाश के पोले ईथर भंडार में भरी ये प्राण क्षमता है क्या, किस प्रकार जीवधारियों को प्रभावित करती है, इस पर वैज्ञानिकों ने भी गहराई से अनुसंधान किया है एवं अपना अभिमत व्यक्त किया है। जीवधारी जिस वातावरण में रहते हैं वह कितने भी विपुल ऊर्जा संपदा अपने अंतराल में छुपाए हुए हैं, इनकी सहज की कल्पना नहीं होती। हम निरंतर बाह्य वातावरण से श्वास खींचते व छोड़ते हैं। प्राणवायु रूपी ऑक्सीजन यदि थोड़ी देर न मिले तो जीना दुष्कर हो जाता है। सारे शरीर की गंदगी अन्य मार्गों से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रश्वास द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा हर मिनट में 14 से 20 बार छोड़ी जाती है। मोटे रूप में यही व्यक्ति का पर्यावरण से आदान प्रदान क्रम माना जाता है। तनिक गहराई से देखें तो पाते हैं कि हम जीवधारी एक समर्थ, एक सशक्त विद्युत मंडल से घिरा हुआ है। आइसोस्फीयर की सबसे निचली परत पृथ्वी से 60 किलोमीटर दूर पर है। दोनों के मध्य स्थित इस आयन मंडल में लगभग 5 वोल्ट प्रति मीटर के औसत से विद्युत का दबाव बना हुआ है। हर व्यक्ति को घेरे एक सूक्ष्म विद्युत रूपी कवच प्राण ऊर्जा का सचमुच है, समुच्चय है एवं यही शरीरगत गतिविधियों एवं मस्तिष्कीय क्रियाकलापों पर अपना सर्वाधिक प्रभाव डालता है। ये सब है, उनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शांत होकर जब हम ध्यान में बैठते हैं तब प्रकृति हमें संवारने लगती है। 5-10 मिनट
आप शरीर को बिल्कुल हिला डुला के बिना बिल्कुल रिलैक्स होके बैठते हैं, तभी ये प्रकृति अपना कार्य करती है। मगर हम तभी भी बैठना नहीं जानते, तभी भी हम कहते हैं भाई ऐसा होता है ना वैसा होता है ना। हम प्रकृति को कार्य करने ही नहीं देते, वरना ये शरीर 100 वर्ष की आयुष भुगतने वाला परमात्मा ने दिया है। तो इन पर गौर किया जाए। जय सच्चिदानंद।